नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की खबरें। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के अडरा पांडे क्षेत्र में निर्माणाधीन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को लेकर ग्रामीणों का विरोध जारी है। प्रधान सहित स्थानीय निवासियों ने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और जिलाधिकारी समेत अधिकारियों को पत्र लिखकर अपनी मांगें रखी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि एक्सप्रेसवे के निर्माण के कारण उन्हें खेतों तक पहुंचने में कठिनाई होगी। उन्होंने मांग की है कि एक्सप्रेसवे के निर्माण से पहले क्षेत्र में एक बड़ी पुलिया या अंडरपास बनाया जाए, जिससे खेती के लिए आना जाना संभव हो सके। निर्माण कार्य से जुड़े कर्मियों का कहना है कि ऐसी कोई योजना नहीं है, जिससे ग्रामीणों में असंतोष बढ़ रहा है। उनका कहना है कि अगर यह मांगे पूरी नहीं हुई तो किसानों और ग्रामीणों का जीवन यापन मुश्किल हो जाएगा। अपने के नाम और परिचय बता दो। बलदेव जी गुप्ता, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत अडरा पांडेपुर। अभी आप लोग किस तरह का प्रदर्शन किए थे, किसको किसको ज्ञापन दिए थे और ये पूरा मामला क्या है? मामला यह है कि ग्रीनफील्ड का काम चल रहा है और ये हमारे गांव से जुगुबा के होते हुए छवर जाती है जौही तक। यहाँ पर पुलिया ये लोग नहीं दे रहे हैं और ये पानी का जो पतला जो पाइप है वो लोग डाल दिए हैं। कल हम लोग डीएम साहब के ऑफिस में गए थे, वहाँ पर पत्र दिए हैं, एसडीएम साहब को दिए हैं, दयाशंकर जी मंत्री जी को दिए हैं और राज्यसभा सांसद नीरज शेखर जी को दिए हैं। क्या मांग किए हैं उसमें? मांग किए हैं कि यहाँ पर पुलिया बनाया जाए। जी, अगर पुलिया यहाँ पे नहीं बनाई जाती है तो कितने लोग इससे प्रभावित होंगे और समस्या किस तरह की उत्पन्न होगी? 10 गांव इस अगर नहीं बनेगा तो प्रभावित होगा। इधर से किसान एक भी दाना नहीं जा पाएगा। अब यहाँ से फिर मैं सभी किसान को जो उस पर जाने वाला रास्ता है वहाँ पर जाना पड़ेगा, फिर उधर से घूमकर फिर आना पड़ेगा। क्या आश्वासन मिला है आप लोगों को? आश्वासन मिला कि 1 महीना में कार्रवाई कुछ होगा, 1 महीने तक यहाँ पर कोई काम नहीं होगा। और ये आश्वासन ये भी मिला कि आज शाम को ये हट जाएगा, अन्यथा ये लोग अपना काम कर देंगे। ये सो शायद वहाँ भी आया था आज, पूरा गांव के लोग भी जुटा था। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार यादव है। कहाँ के रहने वाले हैं? अडरा के रहने वाले हैं। अभी आप कहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे आपका क्या है? हमारा यहाँ पे 2.5-3 बीघा खेत है। हम गाय भैंस चराने के लिए हमेशा ले जाते हैं। अगर ये रास्ता हमको नहीं मिलता है पुलिया, तो हमारा सब जीविका बंद हो जाएगा। मान लीजिए हम अनाज कैसे ले जाएंगे, खेत में कैसे आएंगे, हमारा बहुत समस्या है। हाँ, हमारी समस्या कोई समझ नहीं रहा है। हम लीजिए मान लीजिए हर एक जगह दौड़ते हैं, फिर भी कोई अभी हमारा सुनवाई नहीं हो रहा है। आज आए थे दरोगा जी, बोले हैं कि अगर 5 बजे तक यहाँ पे 10-12 अगर गटर नहीं हटाते हैं तो उसके बाद हम लोग इधर का माटी का रास्ता बंद कर देंगे। उसके बाद वो इधर से मन करे माटी लाएंगे, नहीं तो नहीं लाएंगे। लेकिन हमको यहाँ पे पुलिया चाहिए, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे 10-15 गाँवों का आवागमन है साहब। मैं आपका नाम सुभाष सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? छोटका दिमाग। जी, अभी आप कहाँ पे आए हैं और यहाँ पे किस तरह की समस्या देखने को मिल रही है आपको? यहाँ पर देखने को मिल रही है कि यहाँ जो पुलिया जो है पास हो रही थी वो जो है बंद हो गया, नहीं निकल रहा है। और जो है पुलिया निकल जाएगी तो हम लोग का सुविधा हो जाएगा आने जाने के लिए, चाहे खेती गृहस्थी करने के लिए जो है हम लोग आ जा सकेंगे। ना पुलिया नहीं बनने से कितना परेशानी होगी आप लोगों को? दिक्कत हो कि यहाँ से अब इस पार उस पार कोई जा नहीं पा सकता है। हाँ, कोई अपना कार्य नहीं कर सकता है। उधर से होकर के भी जाना पड़ेगा, उस श्री रामपुरा जो बना हुआ है जहारी वाला पुल से, ज़्यादा दूर पड़ रहा है वो। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग कर रहे हैं कि पुलिया जो है बन जाती तो हम लोगों की सुविधा हो जाता है। भोपाल में महापौर हेल्पलाइन पर सबसे अधिक 1293 शिकायतें स्ट्रीट डॉग्स से जुड़ी हैं। स्ट्रीट लाइट और सफाई की समस्याएं भी लंबित हैं। मंगलवार को महापौर मालती राय ने समीक्षा कर शिकायतकर्ताओं से बात की। शहर में स्ट्रीट डॉग्स के हमलों से चिंता बढ़ रही है। शाहजहांबाद और गोविंदपुरा में हाल ही की घटनाओं ने स्थिति गंभीर बना दी है। स्वच्छता और उद्यान विभाग की 72 गार्डन और 71 सफाई शिकायतें भी पेंडिंग हैं। हर मंगलवार की तरह आज समीक्षा करने के लिए आई हूँ और समीक्षा हमारी 1 जनवरी 2023 से महापौर हेल्पलाइन शुरू हुई है और हमने 10
दिसंबर 2024 तक का आज आकलन निकाला है और उस आकलन में देखा गया है 1,22,000 लोगों ने भोपाल नगर निगम के पोर्टल पर महापौर हेल्पलाइन के द्वारा समस्याओं को अपलोड करवाया है और उसमें से 1,21,722 समस्याओं का समाधान नगर निगम भोपाल के द्वारा किया गया है। बाकी की समस्याएं पेंडिंग है और उस पर भी प्रयास चल रहा है कि वो हम जनता को बहुत जल्दी क्लियर करके और जनता को भोपाल नगर निगम की ओर से सौगात दे सके। निश्चित ही भोपाल की जनता को एक बहुत बड़ा सहयोग नगर निगम के माध्यम से हो रहा है कि छोटी समस्याओं के लिए जनता को नगर निगम के वार्ड कार्यालय, जोन कार्यालय या नगर निगम के ऑफिस तक नहीं आना पड़ रहा है। 1,22,000 जनता को नगर निगम भोपाल घर बैठे सुविधा दे चुका है। रायगढ़ के उर्दना स्थित 6वीं वाहिनी ग्राउंड में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के 39वें स्थापना दिवस का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे रायगढ़ विधायक और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान रायगढ़ कलेक्टर कार्तिकेय गोयल, आईजी, एडीजी और रायगढ़ एसपी दिव्यांग पटेल समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शहीद जवानों को नमन करते हुए कहा कि तनावपूर्ण परिस्थितियों में जवानों के लिए ऐसे प्रेरणादायक और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रम आवश्यक है जो उन्हें मानसिक रूप से राहत देते हैं। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के 6वीं वाहिनी का आज 39वां स्थापना दिवस रायगढ़ के उर्दना केंद्र में मनाया जा रहा है। इसके लिए मैं पूरे सशस्त्र बल के सभी जवानों को, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आज का दिन है कि जवानों ने जो माओवाद से लड़ते हुए, आतंकवाद से जो लोगों ने लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है, उनको याद करने की, उनके शहादत को याद करने की, संकल्प लेने की कि आने वाले समय में पूरा राष्ट्र, पूरा प्रदेश, पूरी सरकार, पूरा समाज इन जवानों के परिवारों के पीछे खड़ा रहे। ये संकल्प लेकर हम सब आगे बढ़ें। सर, जो वर्कलोड और स्ट्रेस की बात हुई और बर्डन की वजह से आपने चिल आउट करने के लिए भी कुछ बताया है? निश्चित रूप से मैं दंतेवाड़ा में कलेक्टर काम किया तो देखता था कि कुछ 1-2% जवानों में कई बार होता है परिस्थितियों की जटिलता के कारण, बहुत कठिन परिस्थितियों के कारण कई बार उनका मन तनाव में आ जाता है। तनाव, डिप्रेशन के भी कई लोग शिकार हो जाते हैं। कई लोग घर की कुछ स्थितियाँ ऐसी रहती हैं, तो उन परिस्थितियों को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएँ, इसके लिए पॉजिटिव प्रोग्राम्स, मोटिवेशनल प्रोग्राम्स, इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स भी आयोजित करें 6वीं वाहिनी। इसके लिए आवश्यक फंड की भी व्यवस्था की जाएगी। ये मैंने 6वीं वाहिनी को निवेदन किया। 2027 के चुनावों से पहले भाजपा में संगठन चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी क्रम में आज से सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में बैठकों का आयोजन किया गया। लखनऊ में पीडब्ल्यूडी के विश्वेश्वरैया होटल में अवध क्षेत्र की बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल ने नेतृत्व किया। अरे महाकुंभ मेले को जो आगामी 13 जनवरी से प्रारंभ होकर के 23 फरवरी तक संपन्न होने वाला है, उसको व्यवस्थित सुनिश्चित कराने के लिए 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित, बेहतर और हर बीमार तक पहुंचने के लिए आज एक बड़ी समीक्षा बैठक संपन्न हुई है, जिसमें चिकित्सा शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, परिवार कल्याण, सभी विभागों के हमारे जो उच्च अधिकारी हैं वो उपस्थित थे, प्रमुख सचिव महोदय और प्रयागराज से मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल साहब, वहां के जो उच्च अधिकारी हैं सभी उपस्थित थे। हम सबकी जिम्मेदारी है कि प्रयागराज में जो महाकुंभ संपन्न होने जा रहा है, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। उम्मीद ऐसी की जाती है कि लगभग 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु, साधु संत, कल्पवासी, पर्यटक आने वाले हैं। ऐसे सभी आने वाले श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को, साधु संत को स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत ना आए, और यदि कोई दिक्कत आती तो उससे निपटने के लिए सारी व्यवस्थाएं संपन्न कर ली गई हैं। वहां पर 100 बेड का एक नया अस्पताल,
जो अस्थायी रूप से होगा बनाया जा रहा है। इसके अलावा 25 बेड के 2 अस्पताल, एक अरैल की तरफ एक झूसी की तरफ अस्थायी रूप से भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा 2 बेड का 2 अस्पताल 20 बेड का भी बनाया जा रहा है और हर सेक्टर में एक 10-10 बेड का भी अस्पताल बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर के 360 बेड मेला परिसर में रहेंगे, जहां पर हम इंडोर भर्ती करके उनका इलाज कर सकेंगे। इसके अलावा पूरे प्रयागराज में जो हमारे मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पताल हैं, उसमें 3000 बेड्स भी अतिरिक्त रूप से व्यवस्थित सुरक्षित किए गए हैं, केवल इसलिए। और यदि आवश्यकता होती है तो निजी क्षेत्र के भी 3000 बेड्स को भी आरक्षित किया गया है, जिससे कभी भी कोई घटना होती है तो हर स्थिति से निपटने के लिए हम लोग तैयार रहें। सबसे बड़ी बात है कि इस बार का जो मेला क्षेत्र मरीजों को तत्काल बेहतर से बेहतर चिकित्सा व्यवस्था देने के लिए पैथोलॉजी लैब की भी व्यवस्था की गई है। पहली बार हमने अस्पतालों के लिए आपने मैनेजर्स नहीं सुने होंगे, हमने अस्पताल में मैनेजर्स की नियुक्ति की है, जिससे चिकित्सकों के साथ साथ प्रबंधन की क्षमता का स्किल्ड व्यक्ति भी वहां उपस्थित रहे, उसका भी इंतजाम हमने किया है। इसके अलावा एक विशेष रूप से यदि कोई, चूँकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए अभी तक कोई ऐसा इंतजाम स्वास्थ्य विभाग नहीं कर पाया था, तो हम लोगों ने नरोरा का जो हमारा एटॉमिक एनर्जी सेंटर है वहाँ भेज करके अपने चिकित्सकों को, अपने पैरामेडिकल को विशेष रूप से ट्रेंड किया है। यदि बाय द वे रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर कोई ऐसी या बायोलॉजिकल कोई आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होती है, उसके लिए उनको ट्रेंड करने का काम हमने किया है। हर स्थिति से निपटने के लिए हमारा स्वास्थ्य महकमा, चिकित्सा शिक्षा विभाग तैयार है और आज बिंदुवार समीक्षा हुई है। कहीं कोई दिक्कत हम अपने श्रद्धालुओं को, उनके परिजनों को और इसके अलावा जो हमारे साधु संत हैं उनको नहीं होने दी जाएगी। ये सब हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जगह मेडिकल कैंप भी लगाने की व्यवस्था की जाएगी, जगह मेडिकल कैंप भी लगाएंगे। हर सेक्टर में और कितने कुल डॉक्टर नियुक्त किए जा रहे हैं? हर सेक्टर में हॉस्पिटल्स बन रहे हैं और बड़े अस्पताल भी बन रहे हैं, मूविंग एम्बुलेंसेज भी रहेंगे और चिकित्सकों की कोई कमी नहीं है। बड़ी संख्या में चिकित्सकों की तैनाती की गई। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पे क्या व्यवस्था है? जैसे रेलवे और जो हमारी बसें जाएंगी रोडवेज की या प्राइवेट, तो रेलवे से हम लोगों ने बात किया है कि जो विभिन्न राज्यों से ट्रेन आने वाली हैं उनके समय सारणी में अलग अलग समय रखा गया है, जिससे एक साथ भीड़ प्लेटफॉर्म पर न पहुंचे। और वहां भी यदि कोई स्थिति आती है तो उसके लिए हम लोग शहर के सारे हॉस्पिटल्स को हमने तैयार किया है। रनिंग एम्बुलेंसेज भी हमारी तैयार डिप्यूट है। एयर एम्बुलेंस को हम लोगों ने अनुबंधित किया है और वो जो हमारा महाकुंभ मेला की मेलाधिकारी हैं उनके डिस्पोजल पे रहेगी। जैसे ही कुछ होगा तो हम लोग उसको लेकर के मरीज को गंतव्य तक पहुंचा पाएंगे। आप वहाँ दौरा करेंगे? मैं एक बार फिजिकली पहुंच चुका हूं, दूसरी बार भी पहुंच चुका हूं। आज हमने लखनऊ में समीक्षा की है, ऑनलाइन जोड़ा, फिर 2-3 दिन बाद हम लोग जाने वाले हैं। क्या आंखों के ऑपरेशन भी वहां पर कराए जाएंगे? हाँ, वहाँ पर प्रतिवर्ष एक नेत्र कुंभ का आयोजन होता है जो हमारे विचार परिवार के साथ होता है। बड़ी संख्या में वहाँ पर श्रद्धालु और साधु संत नेत्र संबंधित विकारों का इलाज निःशुल्क पाते हैं और चश्मे का भी निःशुल्क वितरण होता है। हम पूरे अपने महाकुंभ परिसर में आने वाले सभी बुजुर्गों से, अपने संत समाज से, सभी से आग्रह करते हैं यदि कोई नेत्र संबंधित विकार है तो हमारे जो नेत्र कुंभ परिसर में आकर के निःशुल्क सेवा का लाभ उठा सकते हैं। अस्पतालों में क्या ये आ रहे हैं? क्या स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी किसी बड़ी परियोजना की सौगात देंगे या किसी बड़े अस्पताल का अस्थायी? हम आपको बताएंगे समय आने पर। वहाँ पे लैब टेक्नीशियन वहाँ पर होंगे, जांचें हो जाएंगी, अल्ट्रासाउंड, सब कुछ सारा इंतजामात हैं वहाँ पर। अभी जो जैसे बड़ी मशीन सिटी है या MRI है, उसके लिए हमने शहर के जो हमारे टर्सरी केयर के हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेज हैं या बड़े अस्पताल हैं, वहाँ पर इंतजाम है। और अस्थायी अस्पताल में वो सारे इंतजाम हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स में होते हैं। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। STP की परियोजना 2020 से प्रस्तावित है, बार बार रिव्यू हो रहा है और शासन ने फंड भी जारी कर दिया, जियो जारी नहीं किया जा रहा है। मैं पता करके शीघ्र आपको बताऊंगा। धन्यवाद।
जौनपुर की सीनियर डिवीजन कोर्ट ने अटाला मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तारीख तय की है। यह याचिका स्वराज वाहिनी एसोसिएशन द्वारा दायर की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि अटाला मस्जिद पूर्व में अटला देवी का मंदिर था और हिंदू पक्ष को पूजा की अनुमति दी जाए। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष पर मीडिया ट्रायल कराने का आरोप लगाया है, जिस पर हिंदू पक्ष के अधिवक्ता राम सिंह ने कहा कि मीडिया स्वतंत्र है और उसके कार्य में हस्तक्षेप संभव नहीं। याचिका में हिंदू पक्ष ने पर्याप्त पुलिस बल के साथ अमीन द्वारा स्थल का सर्वे कराने की मांग की है। मामले पर अगली सुनवाई अब 16 दिसंबर को होगी। इनके संबंध में जिसमें माननीय न्यायालय ने आज रिजर्व किया है 16 तारीख के लिए। 16 तारीख को कौन अमीन जाएगा, किस डेट पर जाएगा, इसका फैसला न्यायालय करेगी। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से आज अपनी जवाबदेही प्रस्तुत करने के लिए एक एडजमेंट सीख किया गया था, उस पर भी उनको आपत्ति का मौका दिया गया है, जो 16 तारीख को अपनी आपत्ति प्रस्तुत करेंगे। आज की बहस हुई थी क्या? हाँ, बहस हुई है। आज उसी बहस की लाइट में 16 तारीख को अमीन और पैमाइश के संबंध में अग्रिम आदेश न्यायालय करेगी। इसके पहले भी आदेश हुआ था ना? उसके पहले पुलिस बल की उपस्थिति में पैमाइश कराने के आदेश के संबंध में 16 तारीख को आदेश किया जाएगा माननीय न्यायालय द्वारा। तो आज कितनी देर सुनवाई हुआ अदालत की? 1 घंटे के लगभग सुनवाई चली है। हाँ, और उसके बाद रखा गया, हमारी तरफ से पक्ष रखा गया पुलिस फोर्स की उपस्थिति में पैमाइश कराने के संबंध में, और विपक्षी द्वारा ये कहा गया कि मीडिया ट्रायल ना कराया जाए, जबकि हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं थी। मीडिया, हमने कहा कि मीडिया का अपना स्वतंत्र कार्य है और लोकतंत्र में मीडिया को भी अपनी बात रखने का और लोगों से उसकी इच्छाएं जानने का अधिकार है। इसलिए न्यायालय या कोई अन्य व्यक्ति मीडिया के क्रियाकलाप में कोई हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं रखता है। मीडिया ट्रायल को रोकना चाहता था जो है, और सच्चाई बाहर आने देना नहीं चाहता है, जिसके लिए वो तमाम तरीके से बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। और माननीय उच्च न्यायालय में वर्षिप एक्ट के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में जो PIL दाखिल है, उसका भी हवाला मुस्लिम पक्ष द्वारा दिया गया और ये कहा गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 12 तारीख को तिथि नियत है, उसके बाद ही कोई अग्रिम कार्रवाई की जाए। हमारी तरफ से आपत्ति की गई कि इस न्यायालय के संबंध में, इस कार्रवाई के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश पारित नहीं है, इसलिए जो है न्यायालय यहाँ की कार्रवाई चलाए रख सकती है। 16 तारीख को हाई कोर्ट में भी है और 16 तारीख हाँ, यहाँ भी है। दोनों कार्रवाई चलेगी, किसी कार्रवाई में कोई रोक नहीं है। जो है 16 तारीख जो मुस्लिम पक्ष ने इस अदालत को ओवरटेक करके हाई कोर्ट में कोई बात नहीं, वो तो निर्धारित हो चुका है, डिसाइड हो चुका है। माननीय जिला जैसे निगरानी रेस्ट हो चुकी है, इसलिए वहाँ यहाँ पर उस बिंदु पे कोई बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं महसूस हुई। यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे की खबरें। महाकुंभ 2025 की तैयारियों के बीच मुरादाबाद की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी से 15 घोड़े और 15 जवान प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। घुड़सवार पुलिसकर्मी भीड़ प्रबंधन और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने में अधिक प्रभावी माने जाते हैं। ASP महेंद्र कुमार के अनुसार घुड़सवार पुलिस का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भीड़ नियंत्रण में मददगार होता है। 12 जनवरी को यह टीम कुंभ के लिए रवाना होगी। एकेडमी से 15 घोड़े जा रहे हैं, जो कि क्राउड कंट्रोल में वहाँ काम आते हैं और बहुत अच्छी इनकी भूमिका रहती है भीड़ नियंत्रण में। और ये गश्त भी करते हैं और जहाँ जहाँ अन्य वाहन भी नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ हमारे घुड़सवार पुलिस जाके भीड़ को नियंत्रण करती है। और इसमें ये 15 तारीख को इनको वहाँ पहुँचना है, तो उसके पहले ये 13 को या 14 को यहाँ से प्रस्थान करेंगे। सर, ये घोड़े जो जा रहे हैं, इन्हें किस तरीके का प्रशिक्षण दिया जा रहा है? नहीं, ये जब इनकी सिखलाई होती है 6 महीने की, घोड़ों की भी सिखलाई होती है, उसमें इनको भीड़ नियंत्रण और कैसे कि भीड़ से भागे ना, शोरगुल से भागे ना और भीड़ देख के परेशान ना हो, इस तरह की पूरी इनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है। और इसका पूरा ये कोर्स होता है और परेड हमेशा होती रहती है सुबह शाम इनकी, जिसमें इन सब चीजों को सिखलाई होती है इनकी। अच्छा, इन 15 घोड़ों में कौन कौन से घोड़े हैं? इसमें ध्रुव है, अग्निवीर है, राठौर है, गौरव, सरताज, फरिश्ता, नगीना, स्वास्तिक, जिमजिम, नीलकंठ, बादल, उर्वी, दामनी, राजा, ये सब घोड़े हैं। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार के विरोध में लखनऊ यूनिवर्सिटी में 2 दर्जन से अधिक हिंदू संगठनों के हजारों लोग उतरे।
विभिन्न धर्मों और संगठनों के लोगों ने आक्रोश रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर केंद्र सरकार से कार्रवाई की मांग की। साथ ही आक्रोश रैली में एक रहोगे तो सेफ रहोगे के नारे भी लगाए गए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर के आज लखनऊ में हिंदू समाज के कई संगठनों ने लखनऊ विश्वविद्यालय में इकट्ठा होकर के जन आक्रोश रैली का आह्वान किया है। एक तरीके से विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कई संगठनों के यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं और खासतौर से अपने हाथों में तख्तियां लेकर के लिखा है उसमें कि हर हिंदू की यही पुकार, नहीं सहेंगे अत्याचार। इनका साफ तौर से कहना है कि जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं को अत्याचार हो रहा है, बच्चों, महिलाएं, बुजुर्गों पर हो रहा है, उसको लेकर के उस पर रोक होनी चाहिए और ये अपनी आवाज कहीं ना कहीं भारत सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। लखनऊ के मेयर सुषमा खरगवाल जी मेरे साथ में। मैम, इस प्रोटेस्ट में आप भी शामिल हुई हैं, इसका किस तरह? हर हिंदू की यही पुकार, नहीं सहेंगे अत्याचार। ये आप लोग तमाम संगठनों के लोग यहाँ पे एक साथ मौजूद हैं, ये आवाज कैसे आप लोग क्या भारत सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं या कैसे ढाका तक जाएगी? भारत सरकार ने तो पहले ही संज्ञान में लिया है और भारत सरकार कार्रवाई करेगी, लेकिन हमारी भी ड्यूटी है कि हम सब एक हैं, हमें मिल करके मुकाबला करना है। और बांग्लादेश में पहले हिंदुस्तान का ही अंग था, लेकिन अब वो दूसरा देश बन गया। लेकिन जो वहाँ पे पले बसे जन्मे हैं, आज उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, गलत है। हम खुलकर इसका विरोध करेंगे। तो विधायक नीरज बोरा भी हैं यहाँ पे मौजूद हैं, उत्तरी क्षेत्र के विधायक लखनऊ, उनसे भी बात करते हैं। विधायक जी आप प्रदर्शन में पहुंचे लोगों का तो देखिए तमाम संगठन के यहाँ पे लोग मौजूद हैं। आपको तस्वीरों में एक बार फिर दिखाएं, ये पूरा लखनऊ विश्वविद्यालय का ग्राउंड है जो पूरी तरीके से कचाकच भरा हुआ है और इसमें तमाम संगठनों के लोग मौजूद हैं, जिसमें ABVP भी है और हिंदू विश्व परिषद के भी लोग हैं, उसके साथ साथ गायत्री समाज के भी लोग हैं, वकील समाज के भी लोग हैं और जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं वो एकजुट होकर के यहाँ पर हिंदू जागरण मंच है और बजरंग दल है, उसके साथ साथ मजदूर संगठन है। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आज हिंदू संगठन के लोग एकजुट हुए हैं और हिंदू रक्षा संघर्ष समिति के बैनर तले ये लोग विरोध प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं। इस प्रदर्शन का इन लोगों ने कई दिनों पहले ही से आह्वान किया था, कहीं ना कहीं उसका असर साफ देखने को मिल रहा है क्योंकि लखनऊ के साथ साथ दूसरे प्रदेशों से भी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और इनका कहना है कि भारत सरकार तक इनकी आवाज पहुंचे। ढाका में बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदू बच्चों, महिलाओं और हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उस पर रोकथाम लगाई जाए। तो अब देखना होगा कि इनकी आवाज कैसे पहुंचती है, क्योंकि ये 2 किलोमीटर तक पैदल मार्च भी निकालेंगे और अभी यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में हिंदू संगठन के लोग मौजूद हैं। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर के लखनऊ में हल्ला बोल किया गया है। हिंदू कई संगठनों ने यहाँ पर एकजुट होकर के पैदल मार्च निकालने और अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करने के लिए जन आक्रोश रैली का आह्वान किया था। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से हर तरफ झंडा लिए हुए, हाथों में तख्ती लिए हुए लोग बैठे हुए हैं, एकजुट हैं और साथ साथ ये एक तरीके से विरोध दर्ज कर रहे हैं कि जिस तरह से बांग्लादेश में घटनाएं हो रही हैं हिंदुओं के खिलाफ, उस पर रोक लगाई जाए। इन लोगों से बात करते हैं कि किस संगठन से? हम केवल हिंदू संगठन से हैं, केवल हिंदू के संगठन से हैं। जो हमारे बांग्लादेश में 5 अगस्त से अत्याचार हो रहा है, हम लोगों की आंखें इतनी देख देख के अत्याचार हो रहा है, उसके पर भी हम यहाँ आए हुए हैं और सारे हिंदू भाई इकट्ठा हुए हैं कि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे और वो कट्टरपंथियों की जड़ें हिला दे। हम इसीलिए आए हुए हैं कि सारे हिंदू भाई एक इकट्ठा हुए हैं और बांग्लादेश ढाका तक आवाज़ पहुँचे। ये यूनुस सरकार जो हमारे हिंदू भाई से अत्याचार कर रही है और जब से 4 महीने हो गए हैं हम अत्याचार सहते सहते अब हम लोग से बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। कितने संगठन के लोग यहाँ पे एकजुट है? बेटा क्या नाम है आपका? दीपक द्विवेदी। किस संगठन से? RSS से। ये हाथों में तख्ती लिए हुए हैं, क्या विरोध करना चाहते हैं ये जरा दिखाइए, क्या लिखा हुआ है इस पे? हिंसा नहीं सहना, कट्टर, इधर दिखा दीजिए। किस तरीके का विरोध रहेगा? कि हमारे हिंदू के ऊपर अत्याचार ना हो जी। कितने लोग आप लोग एक साथ हैं? हम 4 लोग हैं। 100 की संख्या।
देखिए ये लोग हैं, कई संगठनों के हैं। आपको फिर से दिखाऊं, एक तरफ चारों तरफ जो लोग हैं वो हाथों में झंडा लेकर के और एक दूसरे के साथ में खड़े हुए हैं और इनका कहना है कि ये पूरी तरीके से विरोध करेंगे। जिस तरह से 5 अगस्त से अभी तक बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर के खबरें आ रही, उसको देखते हुए आज प्रजापति ईश्वरीय ब्राह्मण कुमारी संगठन, गायत्री परिवार, बौद्ध समाज, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच, बजरंग दल, ABVP, मजदूर संगठन और उसके साथ साथ वकील से जुड़े लोग भी इसमें मौजूद हैं। साथ साथ BJP के बड़े नेता, संघ परिवार के लोग और लखनऊ विश्वविद्यालय में एक साथ ये तमाम लोग इकट्ठा हैं। इनके साथ में मेयर भी हैं, विधायक भी हैं। जिस तरह से इन लोगों ने विरोध शुरू किया है, इनका कहना है कि इनकी आवाज़ ढाका तक जाएगी और भारतीय सरकार से इनकी मांग है कि बांग्लादेश में ढाका में जिस तरीके से घटनाएं हो रही उस पर रोक लगाया जाए, जिसको लेकर के हिंदुओं में आक्रोश है। कई प्रदर्शन हुए, लेकिन आज जिस तरीके का प्रदर्शन हुआ है ये अपने आप में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सैनी के साथ अशर असरार, हॉर्नबिल TV, लखनऊ। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल TV।